नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन था। बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी। कृतज्ञता प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आया है, उस पर चर्चा चल रही थी। आज महत्वपूर्ण वक्तव्य आने थे, नेता प्रतिपक्ष को अपना मत देना था, अपने विचार व्यक्त करने थे सारे अभिभाषण पर, जिसे कि कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट बताया था। हालांकि आज बहुत सी संसदीय परंपराएं टूटती दिखी कई रूपों में। कुछ रूप ऐसे थे कि प्रश्नकाल को जिस तरीके से स्थगित कर या फिर कहिए उससे पहले विपक्ष ने एक दूसरे विषय पर चर्चा की मांग कर दी। आमतौर पर जो शून्यकाल का विषय होता है, आसंदी ने व्यवस्था भी दी और कहा कि शून्यकाल में आप इन बात आप कह सकते हैं, ग्राह्यता अग्राह्यता ये आसंदी का विषय होगा, लेकिन आप तब अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन इस पर भी विपक्ष अड़ा रहा, बहिष्कार किया। बहिष्कार सिर्फ प्रश्नकाल का नहीं बल्कि सदन की पूरी कार्यवाही का उन्होंने बहिष्कार किया, धरना दिया, नारेबाजी की। कुल मिलाकर जितने काम थे वो सत्ता पक्ष ने अकेले ही निपटाए। सारे प्रस्ताव पारित हुए बिना किसी विरोध के। लेकिन विषय यही है कि ऐसा क्या हुआ, ये हंगामा क्यों हुआ, सदन से लेकर सड़क तक एक कौन सी गूंज थी जिसने कि एक संसदीय इतिहास में कई परंपराओं को बदला तोड़ा। विषय था पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की रेकी का, जो बड़ा आरोप लगाया था दीपक बैज ने। और यह भी कहा गया था कि पकड़ा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने खुद जो रेकी कर रहे थे। बहुत से विषय आ रहे हैं कि दंतेवाड़ा की पुलिस थी और भी बहुत से हैं। बात क्या था, विषय क्या था, क्यों रेकी, किस लिए रेकी, तो ये तो अब बात होगी। सरकार इस पर जवाब देगी या फिर इसकी जांच होगी। जैसा कि कहा भी गया सरकार की ओर से, ऐसा अगर कोई विषय है तो इसकी जांच होगी। लेकिन ये जो विषय उठा है इसने एक तूफान खड़ा कर दिया है। और तूफान इस रूप में भी सोचिए कि आज उसने कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही को ही अपने चपेटे में ले लिया और एक प्रकार से सदन की कार्यवाही पूरी तरह से प्रभावित देखी गई। बिना विपक्ष के आज सदन चला। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, अलग अलग इसके जो पहलू हैं, आयाम हैं, जानने की कोशिश करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। घोषणा कर दी। आज हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको, उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है। बीच में पुलिस रोक रोक के पूछ रही है, 2 घंटे विलम्ब कर रही है। और वो इसलिए कर रही है कि हमारे यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए हैं। दंतेवाड़ा में के साथ ही साथ कई जगह ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है, कांग्रेस के जनपद पंचायत बन सकते हैं।
उसको जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जहां पूरे दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर इसी विषय पर पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किए जाने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ईडी आईटी के बाद अब पुलिस से कांग्रेस नेताओं पर नजर भी रखवा रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे किन कारणों से और किन के दबाव से इस तरीके से किया गया, ये तो वो बता पाएंगे। जहाँ तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं, यहाँ तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं। और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे तो जो कहते हैं शक के दायरे में है और उनके पास जाता है, तो उसको यदि मान लो ईडी यदि कहते हैं वो कर रही है, तो ईडी किसी का न राज्य सरकार के उसमें नहीं है, न केंद्र उसमें है, वो अपना काम करने वाली है। और यदि मान लो उनके यदि मित्र यदि कोई इस मामले में फंस रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्थिति है, तो उस वास्तविक स्थिति को जनता के बीच में पीसीसी के अध्यक्ष को लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में यह पहली कुल मिलाकर आज सदन में कई संसदीय परंपराएं टूटती देखी गई। कारण था कांग्रेस का वह आरोप जिसपे पीसीसी अध्यक्ष के घर की रेकी किए जाने का आरोप लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ठीक है, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। हालांकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ विषय हैं, मैं समझता हूं कि शुरुआत वहां से किया जाना चाहिए, लेकिन पहले परिचय करवा दूं मेरे विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस चर्चा में शामिल होंगे। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, स्वागत है आपका। रुपेश दुबे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश की राजनीति को बहुत पास से देखा है, वर्षों का अनुभव है उनका, वो भी हमें बताएंगे, समझाएंगे। चर्चा की शुरुआत मैं तो करने वाला था रुपेश जी से, लेकिन जो अंत में कुछ 2-4 लाइनें आई निशिकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर रुपेश जी के पास जाऊंगा। वो लाइनें जो कह रहे थे, कौन कह रहा था सर? केदार कश्यप कह रहे थे, 2 लाइन 2 पंच में से मानता हूं, कह रहे थे शक के अगर दायरे में होंगे, एक कह के कुछ रुक गए वो। फिर कहा
मित्र फंस रहे होंगे शायद। अरे क्या अधूरी अधूरी दो लाइनें हैं, लेकिन किसी और इशारा कर रही हैं क्या? वो किसी शक के दायरे में आ रहे हैं क्या? या फिर उनके मित्र कौन से मित्र हैं? केदार जी जानते हैं क्या कौन सा मित्र फंस रहा है? ऐसी कुछ बातें हैं क्या? एक तरीके से रेकी का आरोप लगा रही है कांग्रेस, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन है या फिर इसे कोई बल पुष्टि मिल रही है क्या निशिकांत जी? संजय जी, आपको, बड़े भाई अनिल जी को और रूपेश जी को संध्या जवाब। जी देखिए, बहुत मुश्किल है मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, परंपराओं को जी और व्यवस्थाओं को तार तार करना जी जो हम देख रहे हैं। जी हालांकि ये विषय ऐसा है हम्म। कि विपक्ष को वहां बैठ के प्रश्न करना हम्म प्रदेश की सरकार से आप ही सवाल लगे थे, लेकिन जिस प्रकार से बुझे हुए दीपक ने एक एडवांटेज लेने का प्रयास किया है। देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज समझना होगा कि दीपक साहब के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसे कैसे प्रश्न उठे और कैसे कैसी बातें आ रही। जी तो हो सकता है कि वो बहुत नजदीक है कुर्सी से बेदखल होने की स्थिति में। तो जिस प्रकार से आरोपों का महिमा मंडल, एक बार आपको याद होगा संजय जी, जी एक शनिचर सिंह विधायक थे जो टीएस सिंह बाबा पे लगाए थे जी। हत्या की साजिश का आरोप। जी ये आरोप कांग्रेस पार्टी का, इस तरह से आप इसको ऐसे मत देखिए, ये अपने कुर्सी बचाने का एक प्रयास तो नहीं है। दूसरा, अगर वास्तव में ऐसी कहीं स्थिति है, आपकी बातों में सच्चाई है, तो उसकी तो जांच होगी ना। विधानसभा भंग करके या विधानसभा को बहिष्कृत करके। और इसमें महत्वपूर्ण ये चीज है कि बहिष्कृत कौन कर रहा है, जिनको प्रदेश की जनता ने लगातार ये चौथे चुनाव में बहिष्कार कर दिया है। अब महेंद्र जी के आदरणीय महेंद्र जी की बात सुन रहा था कि कहीं कहीं कई जगह पे हमारे जनपद और जिला पंचायत बनने का आसार है, वो भी संभावना है, मतलब कंफर्म नहीं है वो। लेकिन मैं आपके सामने संजय जी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि 80% जगह में भारतीय जनता पार्टी का परचम लगा चुका है। 5 तारीख को आपको दिखेगा ये। तो ऐसी कोई किंतु परंतु वाली स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। लेकिन जो शंका की बात जो आपने स्टार्ट की कि केदार कश्यप जी ने कहा ये बात, देखिए अभी कुछ दिन पहले कवासी जी जेल गए, उनके तारतम्य में कांग्रेस भवन में ईडी गई और कुछ चीजें निकल के आई कि सुकमा में जो कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है उसमें शराब के पैसे लगे। तो क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में दीपक बेज अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कल के डेट में कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो हमारे पास डिफेंस तैयार रहेगा, तो पहले बता चुके। तो बहुत सारी चीजें पैरामीटर है संजय जी, लेकिन सत्य क्या है अब तो इसकी जांच होगी जब आपने बातें ला दी है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे संजय जी कि जब हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया तो लगाने वाले पे या लगने वाले पे कोई कार्रवाई हुई या सत्य सामने आया क्या? नहीं आया। तो ऐसे मतलब कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ना ये दीपक बेज की सेना ही कर सकती है, हम लोग से तो ये नहीं हो पाएगा। जी संजय जी। ठीक है रुपेश जी, अब आप बता दीजिए, ये रेकी हो रही है, ठीक है रेकी हो रही है। महन जी को मैं सुन रहा था, महन जी देखिए बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, संसदीय उन्हें मतलब संसदीय परंपराओं के वो विद्वान हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने हैं, लंबी राजनीति उन्होंने की है, संसद से लेकर विधानसभा सदन तक हर जगह तक उनकी एक गूंज रही है, बैठ रही है, ज्ञान रहा है। वो खुद थोड़े से दुखी दिख रहे थे, कह रहे थे कि प्रश्नकाल में हमने कुछ सवाल किया, फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जाना था, मैं वहाँ था जब ये बातें हो रही थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जाना था लेकिन करना पड़ा। ठीक है, कुछ बातें होंगी, बहुत से नेता ऐसा चाहते होंगे कि आप प्रश्नकाल ही बाधित कीजिए या फिर एक नई परंपरा डाल दीजिए कि प्रश्नकाल के पहले भी किसी विषय पर बात हो सकती है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपको तो जवाब चाहिए था ना रुपेश जी, और आप जिस जगह पर थे, जिस विधानसभा में थे, जहां के सवाल और जवाब सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं, अधिकृत माने जाते हैं, आप सदन में अगर कुछ पूछते जो जवाब आता तो वो सड़क पर या फिर सदन के बाहर निकलकर भी जो पोडियम पर दिया जाता है उससे ऑथेंटिक जवाब आपको सदन के भीतर मिलता है, क्योंकि आप वहां जो कहते हैं वही कहते हैं जो रिकॉर्ड में है। थोड़ा सा रुक जाते, प्रश्नकाल का इंतजार कर लेते, प्रश्नकाल के बाद इंतजार कर लेते शून्यकाल का, शून्यकाल में उठा लेते विषय, तो आपको कुछ तो जवाब मिलता। रुपेश जी। जी संजय जी, जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्ताधारी दल के लोग विधायक ही अपने मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं जी, और जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र विधानसभा में सदन के अंदर गुमराहपूर्ण जवाब दे रहे हैं, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, वैसी स्थिति में सदन में किस प्रकार के जवाब आ रहे हैं उसकी विश्वसनीयता भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तार तार हो रही है।
देखिए, डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो बातें रुपेश कही। जी आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, रुपेश जी आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, तार तार जो भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्ड हैं, वो जो जवाब हैं सर रिकॉर्ड में जा रहे हैं, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, वो रिकॉर्ड में जा रहे हैं, जीवन भर पीछे लगे रहेंगे आपके। तो आप वहां लीजिए ना जवाब, ऐसा जवाब लीजिए कि आप फिर कहिए कि देखिए मैंने पूछा था और आपने ये कहा था। रुपेश जी निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें सदन में आ रही हैं जी। और उसके बाद सदन की मर्यादा को जिस प्रकार से भाजपा सरकार के प्रश्रय पर प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से बेखौफ होकर के गुमराहपूर्ण जवाब दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक आतंकवाद का प्रमाण है। जी संजय जी, जिस प्रकार से देखेंगे आप, तमाम बातें हो रही हैं। एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह जी। जहां केंद्र सरकार ईडी की दुरुपयोग करने के लिए जगजाहिर हो चुकी है, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार अपने पुलिसिया तंत्र को किस प्रकार से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के पीछे लगाते हैं और तथ्यात्मक गुआहन के क्रमांक सहित पुलिस के अधिकारियों की पहचान होती है और उसके बाद उनको किसने लगाया है ये बातें सार्वजनिक होती है। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है और भाजपा किस प्रकार की राजनीति किसने लगाया है रुपेश जी? क्या सार्वजनिक हुआ है? किसने लगाया है इन्हें? मैं आता हूं निशिकांत जी, किसने लगाया है ये? देखिए, दीपक बैज जी ने कहा कि एक पुलिस के एडिशनल एसपी के द्वारा जी उनके पुलिस के महातत अधिकारियों को भेजा गया, लगातार दाएं बाएं 24 घंटे दीपक बैज जी के पीछे उन्होंने रेकी करी। ये बातें सार्वजनिक है। नहीं, क्या जानना चाहते होंगे? आपको क्या लगता है, क्या जानना चाहते होंगे? ऐसा यही तो तकलीफ है संजय जी कि सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक कर सकते हैं जी। यहाँ तक कि देखिए, कांग्रेस भवन एक हम लोग का राजनीतिक मंदिर है, हमारा कार्यालय है, उसके भवन निर्माण के लिए यदि आपके पास साक्ष्य है तो उन साक्ष्यों को सीधा प्रस्तुत कर दिया जाए। अरे भाई, कांग्रेस भवन में जाकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जी ईडी का सम्मान करते हुए दस्तावेज देने जाते हैं, उसके बाद भी उनसे दस्तावेज लेने के बाद उनको लगातार बिठाए रखना एक तरह से छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल को सिर्फ और सिर्फ दहशत का वातावरण निर्मित करने का एक कुत्सित प्रयास है। लेकिन कांग्रेस सांच को आंच नहीं के दम पर चलती है, सत्य परेशान हो सकता है। और देखिए, आज सबके सामने खुलासा हुआ है, आदरणीय सतीश चंद्र वर्मा जी को किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने वो चैट को पढ़ा है और उसके बाद व्यक्तिगत आरोपों से ग्रसित होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर छत्तीसगढ़ सरकार के जो वकील ने बातें जब और रखना चाहिए तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आप अधिक बहस ना करें, अन्यथा हमें सरकार के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाइयां हो रही है जिसपे न्यायालय टिप्पणी कर रही है। उसके बाद किस भाजपा किस लोकतंत्र की बात करती है, ये छत्तीसगढ़ के लिए यक्ष प्रश्न है। ठीक है अनिल जी, ये जो पूरी बातें हैं, ये जो रेकी कह रहे हैं कि गाड़ियां घूम रही हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि दीपक बैज की रेकी की जा रही है, उनके पीछे गाड़ियां घूम रही हैं, उनके घर आने जाने वालों की गाड़ियां खंगाली जा रही हैं, नंबर नोट किए जा रहे हैं, जैसा रुपेश जी कह रहे हैं, जैसा कांग्रेस कह रही है, क्या कुछ है ऐसा? हालांकि आप वो भी सुन रहे थे जो कह रहे थे केदार कश्यप जी की, कोई अगर किसी के ऊपर अगर संदेह हो तो भाई लोग तो करते ही हैं, या फिर किसी का मित्र फंस रहा हो, दोनों आधे आधे बातें थी। जैसा कि रुपेश जी ने आधी बात कही कि सत्य परेशान हो सकता है, अगली लाइन आपने नहीं कही, पराजित नहीं वो पूरी लाइन है। तो ये आधी आधी जो दो लाइनें हैं, इससे क्या निकलता है अनिल जी, क्या समझ में आता है? देखिए, पूरा मामला आधा अधूरा ही है जी। इसमें कहीं कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई गंभीर बात है, और इतनी गंभीर बात है कि आप वॉकआउट तक चले आए। आप वॉकआउट कर रहे हैं, वॉकआउट का मतलब उसको आप वॉकओवर भी कह सकते हैं। आपने सत्ता पक्ष को वॉकओवर दे दिया, आप करिए जो मनमानी करिए, आपने तो आप तो छोड़ के चले गए। अरे, जहां आपको आपके लिए विधानसभा में सारी कार्रवाइयां निर्धारित है, किस समय सवाल उठाना है, ये आपको मालूम है। चरणदास महंत तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज्ञानी, संसदीय प्रणाली के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो तो अखंड मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहे, तो उनको ये अगर वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बात गड़बड़ है। आपने पहली बार जब आपने हंगामा किया, देखिए हंगामा तो रोज हो रहा है, और आज सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है,
संसद में भी यही होता है, हंगामा करना ही मेरा मकसद है, सूरत बदले ना बदले मुझे कोई मतलब नहीं, ये बात हो गई। अब आप हंगामा करिए ना, आप हंगामा कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन जब आपको सवाल पूछना है, जो सवाल आपने सही कहा, जिस सवाल का जवाब आपको ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, जो नोट हो रहा है, जो रिकॉर्ड में आ रहा है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, पुलिस को अगर दीपक बैज को तंग करना रहता, रेकी करना रहता, तो वो किसी एक आध को डिटेन करती, उनके आसपास के करीबी को डिटेन करती। अरे अगर कोई खड़ी भी है, नोट भी कर ली, तो क्या बिगड़ रहा है? और आपको जब सांच को आँच नहीं, आपको क्या डर? जैसे केदार कश्यप कह रहे हैं कि भाई, अब केदार कश्यप की बातें बहुत गूढ़ है, अब उसको उसका आप हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में कि वो केदार करना पड़ेगा उसे। हाँ, वो जब उनका कहना है कि आपका कोई मित्र है, आपका कोई, तो आखिर में अब सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा अभी क्या है, चुनाव तो हो चुके हैं जी, अब कौन से चुनाव होने वाले हैं? जिस जिस पंचायत प्रणाली के जो चुनाव होने हैं पंचायत स्तर के, तो वो तो हो चुके हैं। अब तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है, वो लगभग तय है, वो सबको मालूम है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ऐसे समय में कोई दबाव तो डाल नहीं रही पुलिस, ना दीपक बैच के किसी उनके करीबी को डिटेन किया, या उनको रोका, या उनके करीबी को रोका, या कुछ नहीं। अब अगर कोई घूम भी रहा है तो क्या आप बेवजह डर क्यों, और फिर डर क्यों रहे हैं आप जी? सबसे बड़ी बात है, डरने की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, विधानसभा का बजट सत्र है, आपके पास महत्वपूर्ण समय है। जो हंगामा, जो धरना सदन के बाहर होना चाहिए, वो आप सदन के अंदर कर रहे हैं। जो सवाल सदन के अंदर उठने चाहिए, वो आप सदन के बाहर उठा रहे हैं। तो आपकी चवन्नी गिर गई नाली में और आप लाइट के नीचे ढूंढ रहे हैं, तो कैसे होगा? आपको तो विधानसभा में सवाल उठाना चाहिए था, महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सवाल बाहर में पूछ रहे हो जी। अरे तो बाहर में पत्रकारों से सवाल पूछने से क्या फायदा? सवाल तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति से विधानसभा के अंदर पूछना चाहिए, और आप वहां धरना दे रहे हो गांधी जी के पास, तो धरना तो आप शहर में दीजिए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वॉकआउट जो है, ये एक प्रकार से बीजेपी को कांग्रेस वॉकओवर दे रही है कि आप अपने जो हाउस के जितने भी जो नेसेसरी उनके जो आज के काम थे, प्रोग्राम थे, उन्होंने टाला दिया। जी बिल्कुल, मतलब समझिए कि जो इतना भाषण जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे कांग्रेस कॉपी पेस्ट बताया, हालांकि उस पर उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। पहली बार कुछ ऐसी सुनने को मिली बातें जो आज मुख्यमंत्री कह रहे थे सदन में, तो व्यंग का जो स्तर था, वो कह रहे थे कि शायद भूपेश बघेल चूंकि सदन में तो नहीं है, लेकिन रहते उन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, बात पहुंचेगी। कह रहे थे कि उन्होंने जो कॉपी पेस्ट कहा था, मुझे लगता है वो कहते कहते उनकी जबान फिसल गई होगी। वो ये कहना चाहते थे कि आप जैसी योजना मैं अपना लेता तो शायद सरकार में रहता। बड़ा व्यंग था उनका जी। निशिकांत जी कहिए, थोड़ा कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन निशिकांत जी थोड़ा डिकोड करिए ना, शक के दायरे में कोई मित्र, थोड़ा डिकोड कर दीजिए ना। मैं ही ब्रेक कर दूं सर, यहीं अपने चैनल में डिबेट के दौरान ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, और इनका समस्या का समाधान भी हो जाए, रुपेश जी की, उनको ही पता चल जाए। शक मित्र शायद उतनी योग्यता नहीं रखता जी, लेकिन जो एक शंका जाहिर की गई है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया कि शराब में प्रवासी जी अंदर हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस भवन में ईडी गई, और सुकमा के कार्यालय का जांच चल रहा है, तो दीपक बैज जी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो हो सकता है कुछ उनको जानकारी मिली होगी, उसके लिए हथियार की तलाश करे। लेकिन विषय ये जी कि जैसा आपने कहा रुपे जी से कि सबसे अच्छा जगह है सवाल जवाब करने का विधानसभा जी। ऑथेंटिकेशन के लिए कहीं भी किंतु परंतु नहीं होगा, ऑन रिकॉर्ड जाएगा, और कहीं गलत जवाब आएगा तो आप इसको जीवन भर कोट कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय महंत जी ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए पेन इंडिया में बहुत मुश्किल क्या है मालूम जी? पानी पे पानी से पानी लिखना, और ये लगातार वो प्रयास करते जा रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, असंभव चीज है जी। अब कांग्रेस पार्टी के बुझे हुए दीपक के पीछे भारतीय जनता पार्टी कोई रेकी करे, मुझे तो कल्पना नहीं कर सकता। सर पीसीसी अध्यक्ष हैं, ठीक है, आशा निराशा लगी हुई है, हार जीत लगी हुई है, पीसीसी अध्यक्ष हैं, बुधा दीपक आप कह रहे हैं अध्यक्ष, और उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। समझिए, कार्रवाई से बहिष्कार, सदन से सड़क तक, अब प्रदर्शन भी होगा प्रदेश भर में जी। नहीं संजय जी, मैं राजनीतिक शब्दावली को यूज किया कि वो राजनीति उनकी, मतलब वो वहां हार गए इसलिए दीपक बुझ गया है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ, हमारे अच्छे मित्रों में से हैं जी। लेकिन जिस प्रकार महंत जी ने बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, और जिस प्रकार महंत जी कह रहे हैं
ये परंपरा मतलब ये होना नहीं चाहिए था। तो जो चीजें चल रही है और जिस प्रकार से जुनेजा जी और अमरजीत भगत जी ने सवाल उठाया, तो दीपक बैज जी को अपनी ही पार्टी में स्पेस बहुत कम मिल रहा है। तो वो शायद एक प्रोपेगेंडा की करके अपनी कुर्सी को 1-2 महीना एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसमें किसी में कुछ नहीं है, अगर आपने आरोप लगाया है तो 100% आप कहीं भी आरोप लगाएंगे, जांच तो होगा ही होगा और इसकी चर्चा होगी कि आखिर दीपक बैज जी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों उठाए, क्योंकि अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे इसका इंटरस्पेक्ट किया कि आपकी रेकी की जा रही। ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होगा। लेकिन फिर भी मैं एक आकलन कर रहा हूँ संजय जी ईमानदारी से कि शायद जो दीपक की सेना यहाँ पे भी कुछ एक प्रोपोगेंडा से कुछ हासिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस कारण से आपको ये 35 चुन के भेजे गए हैं वो भी दायित्व का निर्वहन आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करना चाहिए था, सवाल उठने चाहिए प्रश्नकाल में, जवाब सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। ठीक है रुपेश जी, करेगा मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता आकलन करेगी। ठीक है रुपेश जी, वही जो सवाल है कि आखिर किस बात का डर, मतलब एक भय क्यों, पुलिस दिख गई और बाहर खड़ी है, रेकी कर रही है, क्या खोज रही है? आपको भी सोचना चाहिए। मतलब पार्टी तो पूरी सोच ही रही होगी कि आखिर रेकी की जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। पूरी पार्टी चिंतित इसलिए भी होगी कि भाई क्यों रेकी हो रही है, दीपक बैज जी की पीसीसी अध्यक्ष हैं, ये एक विषय है। और दूसरा विषय ये भी है जो बार बार बात कही जा रही है, आप कह रहे हैं कि कार्यालय, मंदिर, ठीक है सर, पार्टी का हेडक्वार्टर है, कार्यालय है, वहाँ पर ईडी पहुँची थी। मैं इस पर एक और भी चर्चा कर चुका हूँ, डिबेट कर चुका हूँ इस विषय पर। तो अगर वहां ईडी पहुंचती है तो इससे आपत्ति है क्या, या ईडी कहीं भी पहुंच जाती है? मैं पूछ लूंगा निशिकांत जी से कि क्या घूमती रहती है क्या ईडी की, आज चलो यहां चलते हैं? अगर पहुंची होगी तो सर कुछ तो होगा ना। मतलब चलिए समन देने आप कह रहे थे आ गए, लेकिन उस दौरान भी मैंने सुना था कुछ चर्चा की गई थी कि घूमते फिरते पहुंच गई, आपको फिर आपत्ति है कि आप कैसे आ गए भाई? रुपेश जी, जांच एजेंसी की कार्य पद्धति जी, तो मैं जब वो एपिसोड दर्ज पर कार्रवाई करती है जी, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और लगातार किन किन मामलों में कितने बार अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करी है जी, और किस प्रकार से मामले को मोल्ड कर करके एन समय देख देख करके ईडी कार्रवाई करती है। ईडी की कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है जी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, ईडी और आईटी की जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, बार बार बताना पड़ता है कि 95% से अधिक लोगों के विपक्षी दलों पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस भवन बनने के सुकमा और कोंटा जिले में कांग्रेस भवन बनने की बात हुई जी। कवासी लखमा जी को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यदि सुकमा और कोंटा के कांग्रेस भवन के निर्माण को, कवासी लखमा को उस मामले में कहा, वो तो शराब घोटाले वाली जो विषय था उसमें गिरफ्तार हुए थे, कांग्रेस वाला विषय कहा था जी। शराब घोटाले से ही कांग्रेस जी, शराब घोटाले से ही कांग्रेस भवन बना है, ये ईडी के तार्किक शब्द के रूप में इन्होंने ये उपयोग कर रहे हैं। ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, तार को इस प्रकार से जोड़ने का असफल प्रयास ईडी करती है जी। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जब थी, तो 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में कांग्रेस भवन बनाने की एक परिकल्पना और एक कार्य योजना ड्राइंग डिजाइन तैयार करी थी जी। कहीं कहीं बने हैं, कहीं अधूरे हैं, और कोंटा में शायद अधूरे, सुकमा या कोंटा में अभी भी कांग्रेस भवन अधूरा है जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस भवन कार्यालय में ईडी पहुंचती है, चाहती तो सम्मान भेज सकती थी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू जी को जैसे ही उनको नोटिस प्राप्त हुई, वे तत्काल नोटिस का सम्मान करते हुए, ईडी का सम्मान करते हुए ईडी दफ्तर में समय में पहुंचे और उन्होंने जो वांछित जानकारी चाहिए थी, उन वांछित जानकारियों के दस्तावेज ईडी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए जी। उसके बाद पुनः उनको 3 मार्च को बुलाया गया है। माने आपके पास जो दस्तावेज आपके पास स्वयं नहीं है, आप हवा में कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने दस्तावेज सौंप दी है जी। उसके बाद अब 3 तारीख को फिर से, माने लगातार, मैं फिर से कहूंगा, एक एपिसोड की तर्ज पर कार्रवाई कर रही है। रुपेश जी, जांच ईडी कर रही है कि आप लोग कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, मतलब वो बुलवा रही है, कब बुलवा रही, कुछ जांच ईडी कर रही है, बार बार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है जी। और यदि दीपक बैज जी के रेकी करने की बात सार्वजनिक हुई है तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस बात का
खंडन कहीं हुआ, जो नहीं, गाड़ी जांच की जो- बात कही गई है, इसकी जांच होगी, जांच होगी। अगर ये आरोप है, गंभीर विषय है, जांच। जी निशिकांत जी, जांच नहीं, ये संक्षेप देखिए में। छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंसी, छत्तीसगढ़ में इंटेलिजेंसी भी है। जी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, नक्सली क्षेत्र के हमारे नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी। हैं, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ईडी की दस्तक हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के इर्द गिर्द में पुलिसिया तंत्र की कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में प्रमुख विपक्षी दल के बिल्कुल। नेता पर और उनके कार्यालय पर इस प्रकार का हस्तक्षेप, आतंकी कार्रवाई, इसको करार नहीं, दिया मैं जाना मानता हूं, अभी अगर सीमित शब्द नहीं है। ये आरोप है, ये आरोप है, ये गंभीर आरोप है। अगर ये आरोप है, आप मानते हैं, तो ये गंभीर विषय है, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे कौन से तथ्य हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सब पता करना शासन की जिम्मेदारी बनती है। आप जो कह रहे हैं, और से विषय होते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर ये विषय है, आपने इसकी शिकायत की है, तब इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद ये सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर जो हो रहा है, अगर ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे क्या है। निशिकांत जी, संक्षेप में, अनिल जी के पास जाऊंगा। जी, जी निशिकांत जी। करना है, जांच उनको करना है। जी एक बात आप हमको कह रहे हैं कि हमने कहा जांच की। दूसरा आपने बोला 95% कार्रवाई हुई है। लगभग संजय 53 लोगों पे कार्रवाई की गई, जिसमें 175 नेता हैं, बाकी सब अधिकारी और व्यापारी हैं। तो क्या वो विपक्ष के दल के नेता होंगे? मुझे तो लगता है, मतलब गजब आकलन है कांग्रेस पार्टी का। तीसरा, ईडी की जांच की आप बायसनेस की बात कर रहे हैं। 351 करोड़ रुपए आपके एक राज्यसभा सांसद के यहाँ निकल जाता है साहब। 2061 करोड़ रुपए का तो आप सिर्फ शराब घोटाला में पी गए हैं राजस्व। तो ये सब सारे जांच का विषय, और लोग जेल में है, न्यायालय बेल नहीं दे रहा है। एक तरफ तो न्यायालय की आप पीठ थपथपा रहे कि कहीं आपको न्यायालय में आपकी तरफ से आ गया तो आप उसका पीठ थपथपा रहे, दूसरी तरफ न्यायालय बेल नहीं दे रहा तो आप न्यायालय को भी बायस कर दो। अरे लोकतंत्र में सबको गाली देना ठीक नहीं है साहब। कभी कभी अपने गिरबान में भी झांक के देखिए कितनी कमियां रह गई होंगी कि प्रदेश की जनता ने उखाड़ कर दी है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, मैं एक विषय इस पर मैं पहले ही बात कर रहा था, ठीक है, आज जो कुछ हुआ बहुत स्पष्ट सब कुछ बातें होती हैं। अगर ऐसा होता है तो इस पर तो एक लाइन की बात यही है, अगर ये आरोप है, अगर इसकी शिकायत है, तब इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का विषय क्यों ना हो, यहाँ बात तो पीसीसी अध्यक्ष की है। एक विषय जो आ रहा था, जिस पर मैं रुपेश जी से कह रहा था कि कांग्रेस के कार्यालय में ईडी पहुंच गई, उस दिन में मैं बात कर रहा था, क्या ईडी के कहीं जाने की कोई सीमा निर्धारित है कि यहाँ, हाँ कुछ सीमाएं हैं कि संवैधानिक पद पे जो आरूढ़ लोग हैं वहाँ वो नहीं पहुँच सकती बिना किसी जो विधायिका के द्वारा या फिर जो भी कानून के रूप में अगर स्वीकृति ना मिल रही हो तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती कानूनन। लेकिन ऐसे संस्थान जहाँ पहुँचती है, तो क्या ऐसे स्थान जितने भी हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, यहाँ कांग्रेस भाजपा किसी दल की बात नहीं, तो क्या ऐसी जांच एजेंसियों को ऐसे कार्यालयों में, पार्टी के कार्यालयों में जाने से बचना चाहिए, या फिर अगर शक है तो जाए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर गई भी है तो क्या वहाँ पर कोई दुर्व्यवहार क्या मलकीत केंदू से उन्होंने सम्मान दिया, चले गए। और दूसरी बात, रुपेश जी ने कहा कि मलकीत ने, गेंदू ने जो है बड़ा सम्मान किया, तो राम अवतार क्यों नहीं कर रहे हैं सम्मान? राम गोपाल सम्मान क्यों नहीं कर रहे? तो ये सब देखिए, ईडी और सीबीआई पर जिस तरह से जो चार्ज आज रुपेश लगा रहे हैं, पहले बीजेपी भी लगाती थी जब वो विपक्ष में थी। जी बिल्कुल। तो ये सरकारी एजेंसियों का यूज आप अपने, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आप आदमी अपने हिसाब से करता है, अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन हाउस में कैसी है। जी। पक्ष में हो तो आपको अच्छा लगता है, विपक्ष में हो तो आपको खराब लगता है। आज आप कह रहे हो कि ईडी ने सारे विपक्ष के खिलाफ ये किया, इमरजेंसी के हीरो तो अपने शहर के थे, विद्या भैया। इमरजेंसी में तो कोई मामला ही नहीं था, पूरे देश के नेता अंदर थे जेल में, तो वो भी तो एक दौर था। तो आप ये किसी भी इंस्टीट्यूट के यूज मिसयूज की बात नहीं होती, बात होती है आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसा कर रहे हैं। अगर आपके फेवर में है तो आपको अच्छा लगता है, तोता हो जाता है, नहीं तो फिर वो कौवा हो जाता है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर वो काम कर रही है, आपको काम करने दीजिए। आपसे तथ्य मांग रही है, आपने सम्मान किया, आपने दस्तावेज पेश कर दिए, तो फिर आपको निश्चित रहना चाहिए। अगर आपके पास सारे दस्तावेज सही है तो, और नहीं है तो फिर आप डरिए, फिर आपको लगेगा कि रेकी क्यों हो रही है। तो ये आप कोई भी एजेंसी इतनी रंकुश नहीं है इस देश में कि मनमानी करे। आप फिर खुद ही कह रहे हैं कि सतीश वर्मा का आपने उदाहरण दिया कि आपको न्यायालय से राहत तो मिलती है ना, न्यायालय तो है ना, तो आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं। आप
आप हर मामले को आप अपनी आंखों से मत देखिए। आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको सब कुछ अपने हिसाब से दिखेगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है, मेरा कहना ये है कि जांच एजेंसियां अपना काम करते रहेंगी, जो परिणाम आते हैं, जो नतीजे आते हैं, जो कार्रवाई होती है, उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास एक रास्ता कोर्ट भी है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि विधानसभा का सत्र जनहित के मामले उठाने के लिए है। वहाँ आप इस तरह के राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप की चक्की में जनता के हितों को मत पीसिए। वहाँ काम होने दीजिए। जनता के पैसों की बर्बादी नहीं करना चाहिए। आप एक सशक्त विपक्ष हैं, आपको सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। और अगर आप सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो आपको वापसी का एक रास्ता भी मिलेगा। भूपेश बघेल जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी सरकार को घेरते थे। आप सदन के अंदर घेर रहे हैं, जहाँ घेरना चाहिए हाउस में वहाँ घेर नहीं रहे हैं। फिर तो ऐसे में तो दिक्कत है। ये जनहित के मुद्दे छूट रहे पीछे, ये दुर्भाग्यजनक है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी देख रहा था बहुत से प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायकों के प्रश्न लगे हुए थे, क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए थे। अब समझिए उस पर जवाब नहीं आया, क्या हुआ, अर्थ इसका क्या हुआ। फिर आप 6 महीना और आगे टाल दीजिए और फिर आप बाहर जवाब खोजते रहिए। आप फिर कहिए कि जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन सदन में जब आपको आज जवाब मिलना था, मंत्री से आप पूछ सकते थे, मंत्री से आप एक प्रकार की चर्चा डिबेट कर सकते थे, एक तरीके का दबाव बना सकते थे, दबाव समूह के रूप में। लेकिन आपने वो एक अवसर गंवाया, क्योंकि एक विषय आपने बड़ा समझा। हालांकि इसके भी विरोध के तरीके हो सकते हैं, फिर भी मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों का अपना ये विशेषाधिकार है कि सदन की कार्रवाई में किस रूप में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, बहिर्गमन करते हैं या फिर चर्चा में स्थान लेते हैं, अभिभाषण पर बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं, नहीं देते हैं, उसके बाद जो वोटिंग होती है उसमें शामिल होते हैं, नहीं होते हैं। माननीयों का ये अपना विशेषाधिकार है, जो आज दिखा कि उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी, आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो बातें थी, बातें घूम फिर कर वहीं आती हैं। एक बड़ा विषय उठता है, हंगामा मचता है, एक विषय उठता है और हंगामा मचता है। बड़ा या छोटा आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर इसे कांग्रेस कहां तक लेकर जाती है। इस विषय पर जो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा किए जाने की बात चल रही थी, वो कहां तक बात जाकर बैठती है। लेकिन इस कारण, इस वजह, इस विषय को लेकर आज सदन की कार्रवाई बाधित की गई। प्रश्नकाल जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उस पर विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया, बहुत से सवालों के उत्तर नहीं आए और उसके बाद जो भी कार्रवाइयां होती थी एक तरफा चली। अब लेकिन ये विषय, मैंने जैसा कहा, रेकी का जो विषय है, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष, ये कहां तक जाता है ये देखना होगा। और क्या कल और परसों के बाद जब सोमवार को बजट जिस दिन पेश किया जाना है, उस दिन भी इस विषय की गूंज छाप सदन में दिखाई देती है या फिर से सदन को उसी प्रकार से बाधित किए जाने की कोशिश की जाती है। हालांकि जैसा मैंने कहा, डिस्क्लेमर, ये सदस्यों का, माननीयों का अपना विशेषाधिकार है। तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और भी नए विषयों के साथ। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।